हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 10 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल दैट इज़ अबाउट चैलेंज ऑन बेंच, कॉलेजियम सिस्टम और कॉलेजियम सिस्टम का रिकमेंडेशन देना सीजेआई को और वो फिर नाम भेजने प्रेसिडेंट को फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। तो अभी क्या है, इसी चीज़ के ऊपर कहीं ना कहीं ये जो बेंच है, बेंच का मतलब कॉलेजियम जो बेंच है जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठते हैं और साथ में सीजेआई भी होते हैं। फिर वो नेम्स रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई आप अपॉइंटमेंट कर दो। हाई कोर्ट्स में जजेस की कमी है और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को जिनको अपॉइंट करना है उनके नाम भेज दिए जाते हैं। तो बेसिकली इस बेंच में ही कहीं ना कहीं एक डेडलॉक देखने को मिला, जहाँ पर 2 जजेस ने अपनी कंसेंट क्लियर नहीं दी जब रिकमेंडेशन देने की बात आई कि हाँ किन बंदों के नाम हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नाम के हिसाब मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करवाना है। तो बेसिकली चैलेंज ऑन बेंच का मतलब हो गया बेंच में ही चैलेंज आ गया। अब देखो होता क्या है नॉर्मली कि जुडिशरी ही अपने हिसाब से सारी फंक्शनिंग करती है। जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो ही नामों की लिस्ट तैयार करते हैं और वो ही फिर बाद में डिस्कशन करके फिर बाद में अपनी सजेशन या आप कह सकते हो एडवाइस उस लिस्ट को आगे प्रोसीड फर्दर करते हैं। तो नॉर्मली तो देखने को ये मिलता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट कब काम करते हैं, प्रेसिडेंट काम करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे, राइट। तो जो जुडिशरी की फंक्शनिंग है उसकी और साथ में मतलब जुडिशरी में अपॉइंटमेंट को लेकर के जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं चलता रहता है। बट अब की बार तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेंच में ही आ गया, कॉलेजियम सिस्टम में ही देखने को मिल गया। तो देखेंगे इस आर्टिकल को, आप इसको जीएस पेपर 2 के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये आर्टिकल आप खुद से देखोगे, कोरोना वायरस से रिलेटेड ही है इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम जो देखने वाले हैं वो है रॉन्ग कट। अभी एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया गया है सर्टिफिकेशन अपेलेट ट्रिब्यूनल को, फिल्म सर्टिफिकेशन अपेलेट ट्रिब्यूनल को अबॉलिश करने के लिए, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है इस ऑर्डिनेंस को, क्योंकि अभी तक जो फिल्म मेकर्स के पास में एक ऑप्शन था कि वो अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अगेंस्ट में कहीं पे अपील करना चाहते हैं तो उनके पास में एक मशीनरी थी। अब इसको जैसे ही अबॉलिश किया गया है फिल्म सर्टिफिकेशन अपेलेट ट्रिब्यूनल को, तो अब फिल्म मेकर्स को सीबीएफसी का जो भी सर्टिफिकेशन आएगा उसके अगेंस्ट में जाने के लिए उनको कहाँ पर मौका मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट का तो हमें पता है ही ऑलरेडी कि कितनी कमी है वहाँ पर। तो बेसिकली आप इसको पेपर जीएस 2 से ही कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और ये वाला आर्टिकल है, इसमें राइटर अपने खुद के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी फैक्ट इंपॉर्टेंट है इस आर्टिकल से, वो ये कि लकड़वाला और सुरेश तेंदुलकर कमेटी ये दोनों की दोनों पुअर्टी मेजरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। ये दोनों कमेटीज स्टैब्लिश की गई थी पुअर्टी को मेजर करने के लिए, ठीक है, अपनी रिकमेंडेशंस देने के लिए कि पुअर्टी कितनी है इंडिया में या क्या फॉर्मूला होना चाहिए पुअर्टी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। बाकी कुछ भी काम का नहीं है तो डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ से पिक कर सकते हो जीएस पेपर 4 में अगर यूजफुल हो कहीं पे, कि इमरान खान के ऊपर अभी एलिगेशंस लग रहे हैं कि एक मतलब वमन का रेप हुआ, उसमें रेप में इनका हाथ था, राइट। तो उस केस में एक पब्लिक पर्सनैलिटी, राइट, पब्लिक पर्सनैलिटी के ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस लगना, अगर ये रियलिटी है तो कितना ज़्यादा दुखद बात है कि इस तरीके के कैरेक्टर के लोगों को कहीं ना कहीं आप लीडर समझ पड़ते हो, राइट। और दूसरी तरफ अगर ये गलत है तो पब्लिक लीडर्स को कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप कोट कर सकते हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा सकता है इस आर्टिकल को। बाकी कुछ काम का है नहीं हमारे लिए इसमें। अगर आइडिया पेज पे चलते हैं, आइडिया पेज पे ये आर्टिकल पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है बंगाल की। इधर हम देखेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स की जो इंटरेस्ट रेट डाउन की थी एक बार और उसको 12 घंटे के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने एकदम बंद कर दिया, बोले नहीं जैसी इंटरेस्ट रेट पहले दी जा रही थी वो इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू रहेगी। तो इस आर्टिकल में हम जानेंगे स्मॉल सेविंग स्कीम्स का जो लिंक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ में वो जानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का हमें पता है कि अभी तो यील्डिंग ज़्यादा है
पर पैंडेमिक के टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्डिंग बहुत कम थी। तो इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 के साथ कनेक्ट कर सकते हो। फिर साथ में आप देखोगे ये वाला आर्टिकल फिर से कोरोना वायरस से रिलेटेड ही है, बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेंगे एक बार। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक किया है, बाकी चीज़ें कुछ भी काम की नहीं है क्योंकि शॉर्ट टर्म डेटा डिस्कस किया जा रहा है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। इसको भी आप जीएस पेपर 3 के साथ ही कनेक्ट कर पाओगे। ओके, अब देख लेते हैं आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है अ रॉन्ग कट। देखो, जैसे ही फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को अबॉलिश किया गया तो आप देखोगे ये एक असेंशियल लेयर थी, बहुत इंपॉर्टेंट लेयर थी, जहां पर फिल्म मेकर अगर कहीं परेशानियों का सामना करते कि जब कभी भी उनको अपनी फिल्म के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से अप्रूवल लेना होता, सर्टिफिकेट लेना होता, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो उस परेशानी का हल कहीं ना कहीं FCAT के पास मिल जाता था उनको। अभी क्या किया सरकार ने, एक ऑर्डिनेंस डिक्लेयर किया और उसके चलते क्या हो गया, इस FCAT को अबॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इसके पीछे जो भी इंटेंशन है वो तो टाइम बताएगा, बट जो ऑर्डिनेंस है उसका नाम है ट्रिब्यूनल रिफॉर्म ऑर्डिनेंस 2021, जो कि अप्रैल 4 से इफेक्ट में आ गया। और आप देखोगे कि फिल्म सर्टिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे इश्यूज जो थे वो पहले से ही फंसे पड़े थे। अब रही सही में ये ट्रिब्यूनल का अबॉलिश हो जाना बहुत ज़्यादा डिजास्टरस साबित हो सकता है, घातक साबित हो सकता है। आप देखोगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब वो सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो उन सभी फिल्मों के लिए लेने की ज़रूरत होती है जो अगर पब्लिक डोमेन में ओपनली उनको अगर पब्लिश किया जाता है, शो किया जाता है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे टेलीविज़न पे हो, कहीं पर भी हो। तो बेसिकली ये एक सेंसर्ड सर्टिफिकेट होता है। सेंसर का मतलब हो गया कि अगर कुछ गड़बड़ है तो उस फिल्म को करेक्ट करने के लिए और फिल्म को बैन करने के लिए कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट की हुई है CBFC की। ओके, अब आप देखोगे अब सारी की सारी जो फेट है, मतलब किस्मत जो है अब फिल्म की, वो किस पे डिपेंड करेगी, कॉम्पोजिशन ऑफ द पैनल। कॉम्पोजिशन ऑफ द पैनल किसका, CBFC का, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का। और नॉर्मली CBFC के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो मतलब यहाँ पर सारी की सारी चीज़ किसके हाथ में पहुँच गई, गवर्नमेंट के हाथ में। अब अगर फिल्म मेकर्स इस सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के सर्टिफिकेट से खुश नहीं है या कोई भी वजह से वो अपनी खुद की परेशानियों को एड्रेस करवाना चाहें, तो उनके पास में ऑप्शन बच गया केवल और केवल हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट का तो हमें पता है ही कि शॉर्टेज ऑफ जजेस ऑलरेडी चलती है, कितने सारे केसेस ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हैं। तो ये तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कर देगा, या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किलों का कारण बन सकता है। और आप देखोगे कि ज़्यादातर जो मेंबर्स हैं वो कौन होंगे, CBFC, इसका मतलब सरकार अपने हिसाब से ही फिल्म सर्टिफिकेशन को कंटिन्यू करेगी। रही सही में कोई भी फिल्म मेकर अपना कितना टाइम इन्वेस्ट करता है, कितना पैसा लगाता है, अगर फिर भी उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है और चक्कर लगाने पड़ते हैं CBFC के, अब एक बार सर्टिफिकेशन नहीं मिला तो रीसर्टिफिकेशन के लिए पहुंच सकता है वो, और रीसर्टिफिकेशन में भी अगर कैंसिल हो गया तो कम से कम एक ऑप्शन तो था ना उनके पास में कि दिल्ली बेस्ड ये जो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल जो था, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था सिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952 के अंडर में। तो वो ऑप्शन भी अब ख़त्म कर देना बहुत ज़्यादा मुश्किलों का कारण बन जाएगा फिल्म मेकर्स के लिए। अच्छा, अब ये जो रास्ता था ये देखो और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से बन गया, जहाँ फिल्म मेकर्स कहीं ना कहीं अब लॉयर्स को हायर करेंगे। अब आप एक यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या आ रही है कि जो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल था ना, उसमें एक मेंबर फिल्म इंडस्ट्री का बैठा करता था। तो अब ये इंस्टीट्यूशन ही अबॉलिश हो गया है, तो हाई कोर्ट्स में जो लॉयर आपको हायर करना पड़ेगा अगर कोई भी फिल्म मेकर अपनी परेशानियों को रिड्रेस करवाना चाहे, तो उसको लॉयर हायर करना पड़ेगा और हाई कोर्ट में जाकर के सुनवाई होगी। क्या जजेस को और लॉयर्स को इतना इन्फॉर्मेशन होगी कि फिल्म में क्या कंटेंट है, क्या सर्टिफिकेशन को लेकर के इशू है, और क्या उनके पास में इतना टाइम होगा कि वो फिल्म को पहले स्टडी करे, फिर उसके बाद में उनके बारे में अपनी जो एक्सरसाइज है जजमेंट की वो कर सके। तो नॉलेज की कमी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का कारण बन जाएगी, और ये ही वजह है जिसकी वजह से अभी फिल्म इंडस्ट्री कहीं ना कहीं चिंता में है भी। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी, अगर कहीं पर भी डाउट आ गया ना कोर्ट को,
तो उसको कट आउट कर देगा। व्हेन इन डाउट कट आउट, अगर डाउट आ गया तो कट आउट कर दो। तो फिल्म मेकर का जो टाइम, मनी, इतना सारा और खुद की एस्पिरेशंस, वो अगर एकदम से एक सिरे से खारिज कर दी जाएगी तो कितनी गलत बात हो जाएगी। देखो नोमेनक्लेचर, अगर हम वर्डिंग की बात करें तो सेंसर बोर्ड वर्ड जो है वो हटा करके सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पहले से किया जा चुका है। सेंसर का मतलब हो गया कि आप कमियां निकालोगे और उसको डिस्कार्ड कर दोगे, जो भी फिल्म होगी उसको, कि भाई ये तो बिल्कुल बेकार मूवी है। जबकि अभी इसका थोड़ा सा, ये सेंसर बोर्ड नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है सेंसर करना। जबकि सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन ये हो गया एग्जैक्टली आप देखो आप कि ये पॉजिटिव वर्ड है। इसको आप रेड ज्यूरिसडिक्शन से कंपेयर करके देखो, थोड़ा सोचो। सेंसर बोर्ड मतलब कि वहां पर आप प्रोहिबिट करोगे, प्रोहिबिशन वाली जो रिट यूज होती है। साथ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये सर्टियोररी कि सर्टिफाई किया जाएगा, रोका भी जाएगा तो अलाउ भी किया जाएगा, दोनों चीजें। तो आप यहां पर देखो सेंट्रल बोर्ड, सेंसर बोर्ड की जगह अब नाम चल रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो आप ये बताओ कि जो मेंबर्स हैं क्या वाकई में सेंसरिंग करेंगे या सर्टिफिकेशन देंगे? ज़्यादा चांसेस अब किसके बन गए हैं? सेंसरशिप के। देखो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में आया था और बहुत सारे ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस भी किए गए इसमें। आप देखोगे मुकुल मुदगल और श्याम बेनेगल जैसी लीडर की चेयरमैनशिप में कमिटीज़ ने अपने अपने रिकमेंडेशंस भी दिए हैं और उनके बेसिस पे चेंज भी हुए हैं। बट अभी जो चेंज लाया गया है ना, ये जो FCAT को अबॉलिश करना, ये कहीं ना कहीं फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलों का कारण है, जिसमें फिल्म मेकर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आप कह सकते हो कि एक ऐसे रास्ते पे निकल पड़े हैं जहाँ पर रिस्क ही रिस्क है। एक तरफ डेविल है तो दूसरी तरफ गहरा समंदर है। तो अब उसमें देखने वाली बात है होता है क्या। आगे चलते हैं। इसका हिंदी में मतलब हो गया द डेविल एंड द, एक साइड में डेविल, एक मतलब हो गया एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई, वो वाला सीन हो गया है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इन डिफेंस ऑफ स्मॉल सेवर्स, राजेश महापात्रा के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो नोटिस दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिलती है उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। और हमने न्यूज़ भी डिस्कस की थी, ध्यान हो अगर आप रिपोर्ट, अगर शाम वाला वीडियो भी अगर आप देखते हो या फिर आपने न्यूज़ देखी हो तो। और 12 घंटे के अंदर अंदर ही उस ऑर्डर को बिल्कुल अबॉलिश कर देना कि नहीं, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट अब कम होगी। तो इसके पीछे वजह क्या थी? क्योंकि अभी बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं और स्मॉल सेविंग स्कीम्स में बंगाल से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है। अब आप देखोगे यहाँ पर पॉलिटिक्स हो गई सीधी की सीधी कि बंगाल से अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल सेविंग्स में आता है और इंटरेस्ट रेट इन पे कम कर दिया जाएगा तो उसका असर वोट बैंक पे पड़ेगा कि नहीं, बस वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये जो आप देखोगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो होती है, जो गवर्नमेंट बॉन्ड रिलीज करती है मार्केट से पैसा उठाने के लिए, उनको स्मॉल सेविंग स्कीम्स के साथ में कनेक्ट करना। स्मॉल सेविंग स्कीम्स, कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की जाती है, एक सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें लोग अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करते हैं और सरकार फिर उन पैसे का यूज़ करती है कुछ प्रोडक्टिव मैनर में, और लोगों का जो सेविंग में पैसा डाला हुआ है उस पर कुछ फिक्स अमाउंट इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देती रहती है। तो इससे एक तरीके से पब्लिक का सीधा रिलेशन हो गया गवर्नमेंट के साथ में। अच्छा, इसमें क्या हो गया कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स का जो पैसा है ना, वो सारा का सारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं जाता है, पब्लिक अकाउंट में जाता है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से यूज़ कर सकती है बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल के। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की यील्ड रेट को और साथ में स्मॉल सेविंग रेट को कनेक्ट करने का मेन प्रोविज़न था। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है? ये सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट रिलीज़ करती है मार्केट से पैसा उधार लेने के लिए। तो ये एक गन शॉट वेडिंग थी। गन शॉट वेडिंग का मतलब कि यूं करके कि किसी को परेशान करके या आप कनपटी पे बंदूक लगा करके फिर कहो कि हाँ भाई शादी करनी पड़ेगी, लाइक दैट। बट यहाँ पर राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि ये स्मूथ अफेयर है, ना कि गन शॉट वेडिंग, कि एक तरफ स्मॉल सेविंग स्कीम से भी मार्केट से पैसा उठाती है सरकार या लोग राजी राजी इन सेविंग स्कीम्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा तरफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें सरकार को पैसे की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट मार्केट में बॉन्ड रिलीज करती है और पैसा उठाती है। तो ओवरऑल दोनों का काम तो गवर्नमेंट के लिए ही हो रहा है ना, कि गवर्नमेंट पैसा उठाती है मार्केट से। तो
यहाँ पर ये जो लिंकिंग है ना स्मॉल सेविंग स्कीम्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड के बारे में, तो ये सबसे पहले रिकमेंड किया था वाई.वी. रेड्डी, जो कि 2001 में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर की पोस्ट पे थे। तो रेड्डी कमेटी ने अपनी तरफ से सजेशन दिया था कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स है ना, इनको साल में, ठीक है, कम से कम एक बार तो रीसेट करने की जरूरत है। क्या कहा इन्होंने कि एक साल में एक बार स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट सरकार पे करती है उसको रीसेट करने की जरूरत है, थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो। और वो रीसेट जो होगा वो 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि आप 50.5% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस मत कर देना, ये भी साथ में कहा। इसके अलावा राकेश मोहन कमेटी, ये भी एक एक्सपर्ट ग्रुप बैठा था 2009 में। इसके अलावा एक श्यामला गोपीनाथ कमेटी, इन्होंने भी अपनी तरफ से नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के लिए रिकमेंडेशंस दी थी। तो गोपीनाथ कमेटी ने अपनी जो रिकमेंडेशन दी, रिपोर्ट दी, वो 2011 में सबमिट हुई और उस पर इफेक्ट में आना, मतलब उस गोपीनाथ कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उन पे काम करना सरकार ने शुरू कर दिया अप्रैल 2012 से। पर जैसे ही नई सरकार आती है, एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो हर साल में एक बार जो चेंजेस आने थे वो हम क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे। मतलब स्मॉल सेविंग स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट सरकार के द्वारा पे की जाती है, बोलो उसको हम हर 3 महीने से चेंज करते रहेंगे। और इन्होंने अपनी तरफ से ये काम करना शुरू भी कर दिया। हाँ, गड़बड़ क्या हो गई वहाँ पर कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन थे, उन एक्सपर्ट ओपिनियंस को डिस्कार्ड कर दिया, बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया। साथ में जो लोग एडवोकेट कर रहे हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड के साथ में कनेक्ट कर देना चाहिए, तो सभी एक्सपर्ट कमिटीज़ का ज़्यादातर का क्या कहना था कि आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो क्वार्टरली बेसिस पे जो आप कर रहे हो ना चेंजेज, मतलब हर 3 महीने में स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट को आप चेंज करोगे, उसको आप थोड़ा सा सोच समझ के करो, नहीं तो क्या हो जाएगा कि हर चीज़ जल्दबाजी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेगी। अच्छा, डर क्या था इसके पीछे एक्सपर्ट्स का कि अगर मान लो कोई एक ऐसा टाइम आ जाए जहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड है वो कुछ समय के लिए कम रह जाए। अब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड कम है, अब यील्डिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यील्डिंग का मतलब हो गया कि फायदा कितना पहुंचा रहे हो आप इन्वेस्टर्स को, कि जैसे मान लो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड अगर रिलीज हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो उसको खरीदेगा, मार्केट से पब्लिक खरीदेगी। अब उन बॉन्ड्स को खरीदेगी और गवर्नमेंट के हाथ में पैसा चला जाएगा। अगर यहां पर इन इन्वेस्टर्स को, इस पब्लिक को कम पैसा देकर के फायदा ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड है वो ज्यादा है। पब्लिक को फायदा अगर ज्यादा हो रहा है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का, इसका मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड ज्यादा है, तो इसका मतलब पब्लिक और ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। और इसका उलट क्या हो जाएगा, अगर बॉन्ड प्राइस ज्यादा है और रिटर्न उस बॉन्ड पे उतना ही है जितना कि कम प्राइस के टाइम पे था, तो इससे क्या हो जाएगी, पब्लिक जो है वो अट्रैक्टेड फील नहीं करेगी। इसको बोल देंगे बॉन्ड यील्डिंग लो बॉन्ड यील्डिंग। तो अगर बॉन्ड यील्डिंग लो है उस टाइम पर स्मॉल सेविंग स्कीम्स की अगर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स अगर ज़्यादा है, तो उस केस में फ़ायदा किसको पहुंच गया, स्मॉल सेवर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच जाएगा। और इसके चलते सरकार को क्या लगेगा, अरे यार ये तो अचानक से स्मॉल सेविंग स्कीम्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो सरकार क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को क्वार्टरली बेसिस पे रिड्यूस करेगी कि नहीं। अब इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दिया और अचानक ये, और हमने देखा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड है वो लो केवल कुछ दिनों के लिए ही हो रही है, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए ही। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इधर स्मॉल सेविंग स्कीम्स के साथ तो धोखा हुआ कि नहीं, कि आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड को, गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्डिंग को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स अचानक से रिड्यूस कर दी, क्योंकि आपको यहाँ से ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या हो जाता है, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दोगे तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए घाटा बन सकता है। तो पॉइंट क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ में कनेक्ट करना है स्मॉल सेविंग स्कीम्स को, ये इंटरेस्ट रेट को और रिड्यूस करवा देगा, जो कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है, जो अपनी हार्ड अर्न मनी को डालते हैं। अच्छा, स्मॉल सेविंग स्कीम्स में देखो कौन कौन सी स्कीम चलती है। इसमें सीनियर सिटीजन्स की सेविंग स्कीम चलती है, उस पर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने की बात की गई थी। गोपीनाथ कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि आप
1% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस मत करना। 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 1% होता है। ऐसे ही मंथली इनकम भी एक चलती है, मंथली इनकम स्कीम भी है स्मॉल सेविंग में। सिमिलरली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी चलती है। अलग अलग मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हो, ये हमारे इतने काम की है नहीं। तो पॉइंट यहाँ पर मेन क्या निकल के आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने की टेंडेंसी के लिए कहा हुआ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ में कनेक्ट करने की बात भी की जा रही है, बट उस लिंकिंग में कुछ केयरनेस, कुछ केयरफुल स्टैंड लेने की भी ज़रूरत है। अब दूसरे शब्दों में अगर देखें, स्मॉल सेवर्स वो ज़्यादातर बिलोंग किससे करते हैं? मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अब पहले से अगर पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस हम देखें तो पहले से ही इन परिवारों को तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो परेशानियां क्या है? सबसे पहली चीज़ तो जॉब की कमी, जॉब लॉस हुआ है, मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दूसरा, इन्फ्लेशन कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, महंगाई देखो आप। और तीसरा, लगातार ये सेविंग स्कीम्स में जो पैसा डाला हुआ है उन लोगों का, मिडिल क्लास के लोगों का, उनकी अर्निंग यहाँ पर भी डाउन कर रही है सरकार। तो यहाँ तो तीन तरफ से मार पड़ रही है मिडिल क्लास के ऊपर। तो देखो, रैशनल जो दिया जाता है ना कि क्या मतलब क्या बेसिस है जिसके बेसिस पे स्मॉल सेविंग स्कीम्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ लिंक कर देना चाहिए, तो उसमें ये कहा जाता है कि देखो दोनों में गवर्नमेंट का काम क्या है? मनी कलेक्शन का करती है सरकार मार्केट से। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड है, उसमें तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करके पैसा मार्केट से उठाती हैं, जबकि स्मॉल सेविंग स्कीम्स में ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पैसा रहता है। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ लिंक कर रहे हैं तो यील्ड भी अपने आप में मैटर करती है ही। अब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्ड है वो अगर टाइम के साथ में डाउन चली जाती है और स्मॉल सेविंग रेट्स हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट दी जाती है वो भी थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन कर रही है, बट वो रिजिड है, तो यहाँ पर एक तो डिक्लाइन कर रही है, एक रिजिड है, तो दोनों के बीच में मिसमैचिंग हुई कि नहीं, एसेट और लाइबिलिटी में मिसमैचिंग हो जाएगी, तो उसका असर फिर बाद में नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के ऊपर सीधा सीधा पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि यहाँ पर लिंकिंग में भी कहीं ना कहीं रिस्क यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरी अगर बात की जाए कि यहाँ पर जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं इनकी तरफ लोगों का रुझान वैसे भी कम होने लग गया है जब से फॉर्मल बैंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि अब लोग सेविंग अकाउंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, या फिर जो एफडीज़ है, आरडीज़ हैं उनमें, या फिर जो और दूसरे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उनमें भी ज़्यादा विश्वास करने लग गए हैं लोग। तो स्मॉल सेविंग में आजकल जो इन्वेस्टमेंट था वो भी बहुत रिड्यूस हो रहा है। रही सही में ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो चला रखी है बैंकिंग सिस्टम की तरफ से वो, और या फिर जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी तरफ से, तो इसके चलते स्मॉल सेविंग स्कीम्स वैसे ही बहुत कम अनअट्रैक्टिव हो पा रही हैं। इसके अलावा देखो, इस आर्ग्यूमेंट के मेरिट्स हमने देखे कि वाकई में फ़ायदा तो क्या है कि दोनों को रिलेट कर दोगे तो सरकार के लिए बेनिफिट हो जाएगा, बट एक्चुअल में ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स कोई कम काम नहीं करती, क्योंकि सरकार को जब पैसे की ज़रूरत हो और सरकार के पास में अगर स्मॉल सेविंग्स में जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो ऑलरेडी पड़ा होगा, तो सरकार आराम से डेवलप प्रोजेक्ट्स को चला सकती है कि नहीं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करनी हो या फिर खुद के लेवल पे काम करना हो, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें या कुछ भी। तो पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है कि एक तो इनकम सिक्योरिटी हो जानी लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, और दूसरी सरकार के लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए पैसा अवेलेबल होना। वो उन चीज़ों को देखें तो स्मॉल सेविंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पॉलिसी अगर चेंज कर रहे हैं स्मॉल सेविंग्स के लिए तो इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो मार्केट में फेयर आउटकम आए उसका, ऐसा ना हो कि सरकार तो अपना फ़ायदा देख ले पर उसका नुकसान फिर पब्लिक को देखना पड़े और उसका असर फिर बाद में मार्केट पे देखने को मिले। ठीक है, आज आरबीआई भी अपनी तरफ से इन्फ्लेशन को टारगेट करके काम करता है कि नहीं, बट आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं या फिर जो सजेशंस आए हैं उनमें ये पता पड़ रहा है कि अभी आने वाले क्वार्टर में 5.3% तक इन्फ्लेशन रहने वाली है। रही सही में गवर्नमेंट सिक्योरिटी की यील्डिंग अगर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाता है, आरबीआई भी फिर रेगुलेट करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एक्विजिशन प्रोग्राम जो कि आरबीआई ने लॉन्च किया है जीसैप, उसमें क्या करेगी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्डिंग ज़्यादा ना हो, उसके चलते आरबीआई मार्केट से और सरकार से
गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करेगा और मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन करेगा, और सही में लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो दोनों में एक बैलेंस बनाने के लिए आरबीआई भी तो काम करता ही है ना। तो जो रिकमेंडेशंस आई हुई है ना अलग अलग एक्सपर्ट कमिटीज़ की, उन रिकमेंडेशंस को ध्यान में रख करके काम करने की ज़रूरत है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स है ना, उन पर आप इंटरेस्ट रेट डाउन भी करो तो आप 50 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा डाउन मत करो, ठीक है, एक बार में। जबकि अभी जो रिकमेंडेशन दी थी ना, ये जो ऑर्डर निकाला था, इस ऑर्डर में 100 बेसिस पॉइंट से भी ज़्यादा चेंजेस ला दिए गए थे, मतलब 1% से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम कर दी गई थी स्मॉल सेविंग स्कीम पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है मार्केट के लिए। ये तो चलो ठीक है कि अभी इलेक्शन थे तो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया, बट अब देखने वाली बात है, देखो इलेक्शन खत्म होते हैं क्या होगा वो टाइम बताएगा, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, राकेश मोहन कमेटी ने भी यही कहा है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स के साथ में कनेक्ट करते हो तो उसके पहले आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स का परफॉर्मेंस देखना पड़ेगा, उनका वेटेड एवरेज देखना पड़ेगा 2 सालों का, जिसमें आप वेटेज दो, 2/3 वेट तो दो लेटर ईयर, मतलब आने वाले साल के लिए क्या आप दिमाग में रखते हो, और 1/3 मेजर रखो आप पिछले साल का। तो ऐसे करके आप पूरा डिटेल आउट कर लोगे ना कि पिछले साल का एक्सपीरियंस क्या है और आने वाले साल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे परफॉर्म करने वाली है, फिर उसके हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट फिक्स करो, ये जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, ठीक है। तो आप आज देखोगे लगभग टैक्स कंसेशन, अब लोगों को टैक्स कंसेशन में भी तो फ़ायदा मिलता ही है ना, जब स्मॉल सेविंग मतलब टैक्स में भी तो फ़ायदा मिलता ही है जब वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये देखो अट्रैक्टिव बनाना भी ज़रूरी है, एक बैलेंस बनाना भी ज़रूरी है, नहीं तो अंडर प्रिविलेज्ड हाउस होल्ड्स हैं उनको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो कोविड-19 से रिलेटेड है, स्विमिंग अबव द वेव। अभी कोविड-19 की सेकेंड वेव आ गई और सेकेंड वेव के अंदर केसेस तो पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा आ रहे हैं, बट रिलैक्सेशन की बात इतनी सी है कि डेथ रेट पिछले साल से भी आधी ही है, तो ये थोड़ा सा रिलीफ का है, नहीं तो अभी तक तो मतलब कोलाहल मच जाता, हालत ख़राब हो जाती। अच्छा, रिलैक्स होने की क्या बात है, देखो मार्केट के लिए क्या बेनिफिट वाली चीज़ें हैं, मैं सीधा टू द पॉइंट आंसर दे रहा हूँ। नंबर 1, एक तो लॉकडाउन उतने स्ट्रिंजेंट नहीं लगाए जा रहे हैं जो पिछली बार लगाए गए थे, जिसके चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिल्कुल हॉल्ट पे आ गई थी, रुक गई थी। दूसरा, अभी जो एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उन्होंने न्यू नॉर्मल के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि हाँ, हाईली कॉन्टैक्ट वाली जो सर्विस सेक्टर वाली काम है वो थोड़ा सा असर में रहेंगी, बाकी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनमें इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो लोगों ने उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, मतलब पब्लिक ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया टू द न्यू नॉर्मल्स। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है कि वैक्सीनेशन ड्राइव भी तो कंटिन्यू चल रहा है ना। 2021 खत्म होते होते 40 से 45% इंडिया की पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन मिल जाएगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। चौथी जो पॉइंट है वो ये कि ग्लोबल ग्रोथ को अगर देखें करंट सिनेरियो में, तो ग्लोबल ग्रोथ भी अब क्या है, पॉजिटिव साइड में जा रही है, तो उसका असर इंडियन इकोनॉमी को भी तो डेफिनेटली मिलेगा ही ना। जब ग्लोबल ग्रोथ अच्छी परफॉर्म करती है तो डेफिनेटली इंडिया को, क्योंकि एक ग्लोबल विलेज हो गया ग्लोबलाइजेशन के बाद में। इसके अलावा जीडीपी की अगर देखें बात, तो जीडीपी भी पॉजिटिव ही रहने वाली है। आरबीआई की जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें 10.5% की ग्रोथ रेट बताई है, और आईएमएफ ने लगभग 12.5% की जो ग्रोथ रेट है वो फिक्स कर रखी है अभी इंडिया की। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी लगातार अभी क्या है, बढ़ेगा, और गवर्नमेंट जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर भी क्राउड इन हो जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से पैसे अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। देखो ये बात ठीक है, आरबीआई ने अपनी तरफ से हाईलाइट की है कि कोविड-19 की सेकंड वेव आने की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, बट आरबीआई ने भी अपनी तरफ से अकोमोडेटिव स्टांस रखे हैं। रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, जो भी, और मार्केट में लिक्विडिटी, पॉलिसी रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को कोई चेंज नहीं किया है। अकोमोडेटिव स्टांस पे आरबीआई कंटिन्यू है कि कैसे भी करके मार्केट में लिक्विडिटी को कम नहीं होने देना है।
दूसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एक्विजिशन प्रोग्राम भी आरबीआई ने अपनी तरफ से लॉन्च किया है, जिसमें अभी जहां तक मुझे पता पड़ रहा है कि 25,000 करोड़ रुपए तक का ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम होगा 15 अप्रैल को। ये आरबीआई की तरफ से कल आई थी डिक्लेयर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा और घूमेगा, सरकार के हाथ में पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, तो अपने आप ही इकोनॉमी के लिए बूस्टर का काम करेगा। तो आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों मिलकर के साथ में काम कर रही है, तो डरने की तो इतनी जरूरत है नहीं। पर हाँ, वैक्सीनेशन की बजाय हमें ज़्यादा रिलाय किस पे करना है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे, टेस्टिंग पे और ट्रीटमेंट पे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, आइसोलेशन पे, इससे क्या हो जाएगा, वैक्सीनेशन की जो कमी है वो भी हम कहीं ना कहीं टाइम पे हैंडल कर पाएंगे। और वैक्सीनेशन ड्राइव तो कंटिन्यू चल ही रहा है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल, चैलेंजेस ऑन बेंच। देखो, दो जो कलीग्स थे आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी कौन है, एस.ए. बोबडे जी, जिनका टेन्योर खत्म हो रहा है 23 अप्रैल को। 24 अप्रैल से जस्टिस रमन्ना ज्वाइन कर लेंगे सीजेआई की पोस्ट पे। तो अभी जो अपॉइंटमेंट्स को लेकर के रिकमेंडेशन देने की बात आई हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो उसमें कॉलेजियम सिस्टम में जो दो सीनियर मोस्ट जजेस का जो एक तरीके से इंक्लूजन था, 4 होते हैं टोटल और एक सीजेआई खुद होते हैं, तो उनमें से 2 ने अपना रिजर्वेशन रखा कि हम हमारी तरफ से कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं देंगे कि किसका नाम रिकमेंड करना है, किसका नहीं करना। तो ऐसे मीटिंग में एक डेडलॉक आ गया था। बट फिर भी जो आउटगोइंग सीजेआई हैं उन्होंने फिर से मीटिंग बुलाई और ये कहा कि जल्दी से जल्दी हमें रिकमेंड करना है। देखो, 14 महीने का इनका टेन्योर रहा। अब 14 महीने के टेन्योर में लगभग देखो कोविड-19 का ही चलता रहा। ठीक है, तो ऐसे में जुडिशरी भी कहीं ना कहीं वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे चली गई, या कम से कम फंक्शनिंग हो पाई जुडिशरी में भी। तो इसका असर क्या रहा कि इनकी सीजेआई शिप में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पीरियड जो इनका रहा बोबडे जी का, तो उस पीरियड में इन्होंने इनके टाइम पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दी कॉलेजियम सिस्टम के बेसिस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि भाई हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो की जाए। बट अब वो जाते जाते अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशंस देना चाह रहे थे, उसके लिए ये अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। तो ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे जिन्होंने अपने टेन्योर के अंदर एक सिंगल रिकमेंडेशन नहीं दी अपॉइंटमेंट्स को लेकर के। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा, अभी तक अगर हम देखें कि कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम आती है ना जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, तो वो आती है एग्जीक्यूटिव्स और जुडिशरी के बीच में, क्योंकि डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स और 3 पिलर्स में एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव कोई भी फंक्शन करते हैं तो जुडिशरी चेक एंड बैलेंस, और जुडिशरी अगर कुछ भी अपॉइंटमेंट अपने यहाँ पे करवाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, तो उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव अपने सिक्के खेलने की कोशिश करते हैं कि हाँ कुछ लाइक माइंडेड जजेस को अपॉइंट कर ले। कुछ भी, वैसे तो जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट है, बट हमारे क्या है, वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है जैसे कि यूएसए में है। एक तो होता है सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 50 में दिया हुआ हमारे डीपीएसपी में, और एक होता है वाटर टाइट सेपरेशन। तो वाटर टाइट सेपरेशन चलता है ज़्यादातर यूएसए में। ठीक है, हमारे तो यहाँ क्या है, एग्जीक्यूटिव्स का लेन देन चलता रहता है। कभी को मान लो आर्टिकल 143 में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ही हो गया, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी मैटर को रिकमेंड कर सकते हैं कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट को क्या आप ओपिनियन दो अपना इस मैटर पे। ठीक है, तो और या फिर अपॉइंटमेंट्स को लेकर के जैसे अभी मुद्दा चल रहा है इसमें, तो एग्जीक्यूटिव का रोल तो आ ही गया ना, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे तो प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेगी, तब जाकर के ये अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट होगी। आर्टिकल 74 है जिसके लिए। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पर ये है कि कॉन्फ्लिक्ट तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में ज़्यादा देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल चैनल्स की अगर बात करें, और रिजोल्यूशन किया जाता है फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड करता है एग्जीक्यूटिव को कि अगर जुडिशरी ने नाम रिकमेंड कर दिए, एक बार प्रेसिडेंट ने अगर मना कर दिया और दूसरी बार वो नाम आ गए, तो प्रेसिडेंट पे वो एडवाइस बाइंडिंग है। अब प्रेसिडेंट को हाँ ही करनी पड़ेगी उन नामों पर। तो बेसिकली आप देखोगे कि अभी तक जो ये टेन्योर रहा, इसमें 14 मंथ के टेन्योर में एक भी रिकमेंडेशन नहीं दी, और उसमें भी किया तो फिर कॉलेजियम में ही प्रॉब्लम आ गई। तो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, और उसमें फिर भी कहीं ना कहीं नाम रिकमेंड हो चुके हैं अभी हाई कोर्ट के जजेस के लिए और सुप्रीम कोर्ट में जो लोग आएंगे उनके लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये 45 नाम दिए गए हैं, पेंडिंग है बहुत सारे, वो सारी चीज़ें इतनी काम की है नहीं। जो इशू था वो हमने देख लिया। जस्टिस एन.वी. रमन्ना 24 अप्रैल को ज्वाइन कर ही लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। और अभी जो मुद्दा आ रहा है जिसमें ये कॉन्फ्लिक्ट है कॉलेजियम में, कहीं ना कहीं ये जो डेडलॉक आया है, उसमें सीजेआई बोबडे के अगेंस्ट में कौन है,
यू ललित और DY चंद्रचूड़, ये 2 फ्यूचर चीफ जस्टिस हैं आने वाले टाइम के। और साथ में अभी जो कॉलेजियम में काम होगा, 4 जो कलीग बैठेंगे ना कॉलेजियम के, वो हो जाएंगे टोटली 2 तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है, और साथ में ये दोनों बैठ करके फिर काम करेंगे। तो ये देखो कॉमन चीज़ें, ये इतनी काम की नहीं है। मेन जो मुद्दा था वो हमने जाना, और आपको मैंने पहले ही बोला था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट को लेकर के जो भी पहले केसेस आए हुए हैं 1993, 1998, 2014 का जो जजेज केसेस हैं उनको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। 4 जजेज केसेस हैं, एक 1980s में 1983 का है या 84 का समथिंग का है। तो आप ये केसेस ज़रूर देख लेना कि अपॉइंटमेंट के लिए क्या काम है। फिलहाल तो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है, और 2014 में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन भी लाया गया था। उस कमीशन की रिकमेंडेशंस का क्या प्रोविज़न था, क्या नहीं था, वो आप लिंक देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप ज़रूर देख सकते हो। उसका पूरा डिटेल में बताया हुआ है वो मेरा कॉन्सेप्ट NJAC वाला, ओके। और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी है उसमें, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। बोला बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बेसिस पे ये वायलेशन है, ठीक है। ये प्रोविजंस आप आराम से देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में NJAC वाले का, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही था। कंटेंट हमने जो देखा वो बहुत इंपॉर्टेंट था। डिस्कशन यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।